हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है अक्षिता भट्ट और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि हमारा दिल धड़कता कैसे है। हमने मूवीज़ में गाने सुने हैं धक धक करने लगा, लेकिन एक्चुअल में क्या दिल धक धक करता है? नहीं बेटा, हार्ट की साउंड कुछ और होती है, वो लब और डब होती है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है लब डब साउंड? क्या दिल के अंदर कोई ड्रम लेके बैठा है जो उसको बजा रहा है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, है ना। तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और हम इसमें ईसीजी को भी कवर करने वाले हैं। तुमने मूवीज में देखा है ना, एक पेशेंट लेटा होता है बेड पे, उसके हाथ से कुछ कनेक्टेड होता है डिवाइस बड़ा सा, उसमें मॉनिटर में स्क्रीन में दिखता है ऐसे बीप बीप बीप, ऐसे ग्राफ बने होते हैं और लास्ट में क्या होता है, एकदम बीप स्ट्रेट लाइन बन जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो वो क्या होता है, कैसे क्या क्या उसमें शो होता है, वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक। और इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद PYQ भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें देखना भी तो है कि जितना हमने पढ़ा है हम उस नॉलेज को अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं, वरना पढ़ने का फायदा ही क्या है बच्चों, है ना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल को हम क्या कह सकते हैं? इट इज द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? कार्डियक साइकिल का मतलब कि एक बारी जब दिल धड़कता है ना, तो उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी। वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल वर्ड इसके पीछे लगा है, मतलब बार बार ये रिपीट होगी, जहां से स्टार्ट हो रही है घूम के वहीं आएगी दोबारा और फिर से दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में सब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हमारा हार्ट बच्चों 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में होती है 72 बीट्स, ठीक है। अब 1 मिनट में 72 बीट्स, यानी कि 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल? 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल, ठीक है। 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल। अब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड में अगर 72 बार दिल धड़क रहा है, तो यानी कि 1 सेकेंड में या फिर एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में होगी? एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में होगी? डिवाइड कर लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0.8 सेकंड। तो यानी कि एक पूरी कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है? एक बारी जब दिल धड़कता है तो कितना टाइम उसको लगता है? 0.8 सेकंड, ठीक है। सबको ये याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे समझने कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीजें होती है। इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं और उस डायग्राम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि साइकिल है ना, तो साइकिल को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं एक सर्कल से, क्योंकि वो घूम के वापस वहीं पर आएगी, यानी कि रिपीट होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ ये वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले कार्डियक साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले एट्रिया से शुरू करते हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एट्रिया ऊपर वाला पार्ट है ना, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड आ जाएगा नीचे वेंट्रिकल्स में। तो इसको जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। अब इस पूरी साइकिल को अच्छे से समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, 2 चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। मतलब सिस्टोल जहां भी लगा होगा मतलब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और डायस्टोल का मतलब क्या होगा? डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन।
यानी कि जहां पर भी वर्ड लगा होगा डायस्टोल, तो उसका मतलब है कि चीज, वो हमारी चीज क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। ठीक, ये तुम्हें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या। अब सिस्टोल वर्ड आ गया। सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एट्रिया क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग, ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा ना, तो वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा। अब वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एट्रिया, याद करो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एट्रिया में क्या क्या, एट्रिया में ब्लड कहाँ से आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, है ना, वहां से ब्लड एट्रिया में आ रहा था। तो अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वापस उसमें भी तो जा सकता है ना, वापस उसमें ब्लड जा सकता है। तो वहां ब्लड, ग्रेट हमारी जो वेन्स है उसमें वापस ब्लड ना जाए, उसके लिए हम जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्लोज कर देंगे। यानी कि क्या होगा इसमें, क्लोजर ऑफ ग्रेट वेन्स, जो हमारी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये सब है, पल्मोनरी वेन है, उसको हम क्लोज कर देंगे ताकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस ना चले जाए। ठीक, इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, क्लोजर ऑफ ग्रेट वेन्स होगा। इसके अलावा क्या होगा, अब ब्लड जाना है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जाना है वेंट्रिकल में, तो उसके बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे ब्लड चला गया हमारा वेंट्रिकल में। जाने के लिए क्या प्रेजेंट है बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जाएगा कैसे, जब डोर खुलेगा तभी तो जा पाएगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब जब वो वॉल्व ओपन होंगे तभी ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में। तो ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब इतनी चीजें हो रही है, बट सिर्फ 0.8 सेकेंड में पूरी साइकिल को कंप्लीट होना है। तो इसमें से एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम लेता है, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर में होता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में पूरा एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक, अब इसके बाद अगली बारी किसकी आई, एट्रिया सिस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, अब ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा है, भरने के बाद वेंट्रिकल्स में फुल हो गया, अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, अब देखो, जब ब्लड ने एट्रिया से वेंट्रिकल में आना था तो वॉल्व, एवी वॉल्व हो रहे थे ओपन, खुल रहे थे क्योंकि जाना है। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ब्लड वापस एट्रिया में ना चले जाए। एट्रिया की जगह उसको कहाँ जाना है, आगे जाना है, उसको एओर्टा में जाना है वेंट्रिकल्स से। ठीक, तो ताकि वो वहां जाए और वापस एट्रिया में ना जाए। तो यहां पर क्या होगा, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। और जब एवी वॉल्व क्लोज होंगे तो उनके क्लोजर से हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि ढक ढक नहीं लब डब होती है। तो जब ये क्लोज होंगे ना एवी वॉल्व, इनके क्लोजर से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लब। ठीक है, इनके क्लोजर से लब साउंड प्रोड्यूस होगी, यहां पे होगी साउंड प्रोड्यूस, जिसको हम कहेंगे लब। ठीक है, एक साउंड हमने देख ली, यहां पे प्रोड्यूस होगी। अब दूसरी साउंड हम देखने वाले हैं कि कहां प्रोड्यूस होगी। अब देखो, वेंट्रिकल भर गए, एवी वॉल्व क्लोज हो गए। अब वेंट्रिकल से ब्लड जाना है सेमी
जो वेन्स में जाना है, एओर्टा में जाना है, ठीक, और पल्मोनरी उसमें जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। तो यानी कि जो एओर्टा का वॉल्व है उसको ओपन होना होगा। अब वो ओपन होगा, इसका मतलब उसके वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक। तो जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो क्या होंगे? ओपन। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब भी वॉल्व ओपन हो रहे हैं तब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। देखो, ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व नो साउंड, ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व नो साउंड। लेकिन जब क्लोजर होगा, जब एवी वॉल्व बंद हो रहे हैं ना, तब साउंड प्रोड्यूस होगी। दरवाजा तुम जब खोलते हो तब साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही, लेकिन अगर जोर से ढप करके बंद करो तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही जब वॉल्व को हम क्लोज करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब ओपन करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या होगा। अब ब्लड चला गया हमारा, आगे पूरी बॉडी में जाएगा, वहां से पूरी बॉडी से जाके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा होता है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले जब उसमें ब्लड भर रहा है, भर ही रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा पर ब्लड भरे जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी वो कॉन्ट्रैक्शन से पहले वाली स्टेज है, उसको हम बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एवी वॉल्व के क्लोज होने से लब साउंड प्रोड्यूस हुई यहां पर। अब एक और साउंड प्रोड्यूस होती है, एक साउंड और प्रोड्यूस होती है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं डप, ठीक। अब ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी? और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होगा? यहां देखा कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.4 सेकंड का होगा, ठीक है। 0.3 सेकंड का होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होगा। अब 4 सेकंड तो हार्ट के 0.4 सेकंड पूरे हो गए कार्डियक साइकिल के। अब नेक्स्ट 0.4 सेकंड में क्या होगा? ये सबसे बड़े वाला पार्ट बचा है, ठीक है, 0.4 सेकंड का ये होगा, और इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन, यानी कि जॉइंट मतलब सारे चैम्बर्स जो हैं, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी, सारे एक साथ रिलैक्स करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन कर ली, छुट्टी मनाने चले गए, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं करेंगे, सिर्फ 0.4 सेकंड का ये होगा जॉइंट डायस्टोल। अब जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, यहाँ पे ओपन हुए थे, अब उनको क्लोज होना पड़ेगा। जब ब्लड वेंट्रिकल से चला जाएगा हमारी एओर्टा में और दूसरी वेन में, आर्टरी में, तो इसको क्लोज होना पड़ेगा। और इसके क्लोज होने से, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा तो इसके क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे डप, ठीक है, जो कि यहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो और ये जॉइंट डायस्टोल हो गया। अब ये पूरा हो गया हमारा साइकिल। फिर से क्या होगा? जॉइंट रिलैक्स कर गया, फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी साइकिल बार बार यूं ही चलती रहेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है कि ये तो हमने 3 ही चीजें पढ़ी ना, कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिलैक्स भी तो ये करेंगे। एट्रिया रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। ये कब रिलैक्स करेंगे? हमें तो इस साइकिल में कहीं भी नहीं दिख रहा कि ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। तो बेटा क्या है कि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो ये क्या करेगा? रिलैक्स, ठीक। 0.1 सेकेंड के लिए ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बाकी बचे हुए सेकंड जितने भी हैं उसमें ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो यानी कि एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? वेंट्रिकुलर
डायस्टोल कितने सेकंड का होगा, क्योंकि हमें तो इस साइकिल में सिर्फ क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। डायस्टोल तो हमें रिलैक्सेशन दिख ही नहीं रही है, लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 0.1 सेकंड के लिए। बाकी कितने सेकंड बचे, कितने सेकंड बचे, 7 सेकंड। 7 सेकंड ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा 0.7 सेकंड। और वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल का बोल रहा है 0.3 सेकंड के लिए, यानी कि बाकी टाइम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का हो गया, 0.5 सेकंड का। ठीक, अब इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि लप और डप साउंड, जो हार्ट की दो साउंड है, ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट का PYQ भी है ये इसमें से क्वेश्चन आता है। और लप और डप साउंड के बीच में कितना सेकंड का डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना सेकंड है, अगर मैं देखूं लब यहाँ प्रोड्यूस हो रही है और डप यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो लब से डप तक कितना गैप है, 0.3 सेकंड का गैप है। तो हम यहाँ पर अगर देखें लप और डप के बीच में कितना गैप है, 0.3 सेकंड का। ठीक है, और अगर हम देखें डप और लब, अब बेटा तुम्हें यह भी याद रखना है कि फर्स्ट साउंड कौन सी है, सेकंड साउंड कौन सी है, कौन सी साउंड किस वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि प्रोड्यूस तो होगी क्लोज ही होने से, लेकिन किस वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो लब देख लिया हमने, लब से डप 0.3 सेकंड का गैप है। अब डप से लब कितने सेकंड का गैप है, कुछ बच्चे बोल देंगे मैम जब लब से डप 3 है तो डप से लब भी कितना होगा, 0.3 सेकंड का ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, हम उल्टा वापस तो नहीं जा सकते ना, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है। यानी कि यहाँ से हमें यहाँ जाना है, डप से लब जाना है। तो ये कितने होंगे, 0.4 और 0.1, 0.5 सेकेंड। ठीक, ये कितना हो गया, 0.5 सेकंड का गैप। अब ये गैप तुम्हें याद रखना है। अगर याद नहीं भी रहता तो हमें समझ आ गया ना कि कैसे हमें, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरी साइकिल ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, पूरी साइकिल देख ली। लब डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, कितने सेकेंड्स का इनमें गैप होता है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम से पता चल रहा है कि कुछ लीटर ml में होगा। ml में हम ले लेते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इसमें ml में हम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्शन से जितना ब्लड बाहर जाएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये भी वही चीज है, बट एक डिफरेंस है कि उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना ब्लड बाहर जा रहा है, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कार्डियक आउटपुट में क्या है कि ब्लड बाहर जा रहा है, जब 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसमें 1 मिनट है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट हमें पता है ना, 72 बीट्स, मतलब जो बेसिक होता है जनरली 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमें नहीं पता, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, इसका है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, तुम्हें तो एंड का मतलब समझ आ रहा है, लास्ट में जब कोई चीज खत्म होने वाली है। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वेंट्रिकल है ना, जब उसमें ब्लड भर रहा है, जब वो रिलैक्स स्टेज में है और उसमें ब्लड भर रहा है, उसको हम बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले, पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे जस्ट पहले जितना ब्लड भर गया वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है,
जब कॉन्ट्रैक्ट कर गया ना, जब एट्रिया से ब्लड जा रहा है उसमें और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसके बाद कितना ब्लड है वेंट्रिकल में, उसको हम बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसको हम ले लेते हैं, यह है 130, 130 और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा हो गया 60। तो कितना बचा? 70 ml। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला ठीक। और इसके अलावा हमें एक और फॉर्मूला याद है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इसलिए तुम्हें ये याद रखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, और हमें समझ भी आ चुका है, तो इतना हमें रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ आ गया इसका मतलब। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गई, उसको इसमें डाल देंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी आ जाएगा। चलो डाल के देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता है कितनी है 70 ml। और हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। कितना आ गया? अराउंड 5000 के अराउंड आ जाएगा, 5040 ml। इसको हम मान लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 लीटर आ गया। ठीक है, और यही हमारा 5 लीटर्स होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। एक हेल्दी इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट इतना होता है। लेकिन अगर कुछ बीमारी है, कुछ दुख दर्द परेशानी तुम्हारी बॉडी में आ गई, हर कुछ खा पी रहे हो, हेल्दी नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट, दोनों के हमें फॉर्मूले पता चल गए हैं। तो हम आगे चलते हैं, नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने अभी देखा कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। लेकिन एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट तो होना है, लेकिन एट्रिया को कैसे पता चलेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है? कैसे पता चलेगा? हमें पता है कि हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब वो अपनी बीट खुद जनरेट करता है, बाहर से सिग्नल की जरूरत नहीं है उसको। तो वो सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है वो देखते हैं हम। हार्ट में कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है, तुम्हें पता है। हार्ट में कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है, ये मसल मॉडिफाई हो जाती है और क्या बनाती है? नोडल टिश्यू। अगर पेपर में आ जाए कि नोडल टिश्यू मसल है या नर्व है या न्यूरॉन है, तो क्या टिक करके आओगे? कार्डियक मसल से बन रहा है ना, मॉडिफाई हो गया नोडल टिश्यू, यानी कि वो मसल है। ठीक है, वो नर्व या नर्व न्यूरॉन नहीं है। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो नोडल टिश्यू बन गया। अब ये नोडल टिश्यू कैसे कैसे पूरे हार्ट में प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। हम एक हार्ट का इजी सा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमने बना दिया हार्ट का एक बेसिक सा डायग्राम समझने के लिए। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं ये नोडल टिश्यूज। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? सबसे पहले राइट एट्रियम को देखो, राइट एट्रियम की राइट वॉल पर। अब ये तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन असल में तो पूरा बंद है ना ये, तो इसकी जो राइट वाली वॉल है उस पर प्रेजेंट होता है सबसे पहले एक टिश्यू, नोडल टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? SA नोड, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये SA नोड प्रेजेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि यहीं से बीट जनरेट होती है। स्टार्टिंग होगी SA नोड से, SA नोड सिग्नल देगा दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के, राइट ऑरिकल को भी और लेफ्ट ऑरिकल को भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के सिग्नल देगा। तो इसका सिग्नल जाएगा यहां तक भी और यहां तक तो जाएगा ही। अब इसके अलावा क्या होता है? यहां पर एक और टिश्यू प्रेजेंट है, ये तो था SA नोड। अब SA नोड से सिग्नल यहां पर आएगा और इसको हम क्या बोलते हैं? एक और वैसा ही नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं AV नोड। अब ये था पेस मेकर, क्योंकि ये बना रहा था, जनरेट कर रहा था सबसे पहले। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन को आगे कौन ले जाएगा? मान लो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बड़े भाई ने कहा, जो बड़ा भाई कहेगा वही छोटा भाई
करेगा। ठीक है, इसने दिया सिग्नल कि ये इसको सिग्नल को आगे पहुंचा, तो ये एवी नोड बोलेगा हाँ भाई पहुंचा दूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पेस सेटर। पेस सेटर हो गया एवी नोड, ये आगे तक सिग्नल को ले जाएगा। अब सिग्नल पहुंच गया यहां तक। अब इसके बाद यहां पर एक और ऐसे टिश्यू, यही नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एवी बंडल। ठीक है, एवी बंडल आगे जाके ऐसे दो चीज ऐसे डिवाइड हो जाता है दो में, और यहां से ये वेंट्रिकल में इनर्वेट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि परकिंजे फाइबर न्यूरॉन नर्व टिश्यू का पार्ट है या मसल टिश्यू, मसल का पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू है। तो क्या है, नोडल टिश्यू। सारे नोडल टिश्यू किससे बने हैं, कार्डियक मसल से, यानी ये मसल का पार्ट है, ये नर्व टिश्यू का पार्ट, नोडल नर्व टिश्यू का पार्ट नहीं है। ठीक है, परकिंजे फाइबर्स भी एक मसल का पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है और एक के बाद एक के बाद एक ये अलग अलग पूरे हार्ट तक सिग्नल को पहुंचा देते हैं। जैसे रिले रेस होती है ना, एक बंदा भाग के वो दूसरे को पकड़ाता है, फिर वो भाग के दूसरे को पकड़ाता है, उसी तरह से यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर एवी बंडल से आगे परकिंजे फाइबर में जाएगा, और परकिंजे फाइबर दोनों वेंट्रिकल्स तक सिग्नल को पहुंचा देंगे। ठीक है, अब ये एवी बंडल और परकिंजे फाइबर्स दोनों मिलाकर इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं बंडल ऑफ हिस। तो ये है हमारा हार्ट का नोडल टिश्यू, जिससे कि जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है वो पूरी हार्ट तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये हमने देख लिया नोडल टिश्यू में। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख लो थोड़ा सा 3D जैसे में समझ आ जाएगा। देखो, साइनोएट्रियल नोड, ये यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है, राइट एट्रियम की राइट वॉल पर। याद रखना है कहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे नोड, राइट एट्रियम की राइट वॉल पर। ठीक है, तो यहाँ से जनरेट होगी इम्पल्स, जाएगी छोटे भाई तक। छोटा भाई कौन है यहाँ पर, छोटा भाई कौन है, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से आगे जाएगी एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस तक गई, आगे परकिंजे फाइबर्स डिवाइड हो गया, परकिंजे फाइबर्स बना दिए, और पूरी जो दोनों वेंट्रिकल्स है उसमें इनरवेट करेंगे ये फाइबर और सिग्नल को पहुंचाएंगे दोनों वेंट्रिकल्स तक। ठीक है, इस तरह से पूरे हार्ट पे जो सिग्नल है वो हमारा ट्रैवल करता है। अब हम देख लेते हैं ईसीजी के बारे में। देखा है ना, वो हॉस्पिटल में बंदे को लेटाया होता है ऐसा हॉस्पिटल के बेड पे, और मॉनिटर में वो बीप 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 चल रहा होता है, उसमें वेव्स जनरेट होती है। तो वो वेव्स क्या क्या होती है, किस किस चीज को वो रिप्रेजेंट करती है, ये देख लेते हैं। देखो, कुछ इस तरह से वो वेव आती है। ठीक है, तो इस वेव को हम बोल देते हैं, सबसे पहले वाली को पी वेव, क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। अब ये ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही मन कर रहा था तो ये बना दिया, इसका कुछ मतलब है कि टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करती है, और टी क्या रिप्रेजेंट करती है। अब जो पी वेव है ना, उसका मतलब क्या है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया को सिग्नल मिला, और एट्रिया डीपोलराइजेशन क्या होता है वो हम आगे जब नर्व वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डीपोलराइजेशन क्या होता है। तो एट्रिया को सिग्नल मिला, वो डीपोलराइज हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन की वजह से जैसे ही सिग्नल मिला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होगा, दोनों एक साथ। जब ऐसे नोड सिग्नल देगा तो दोनों एट्रिया तक पहुंचेगा वो, और दोनों साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये था पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। अब आगे देखते हैं कि हमारी अगली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो गया। एट्रिया के बाद सिग्नल कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में, तो यहां पर होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स।
वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होगी। यहाँ पे एट्रिया की डीपोलराइजेशन से क्या हो रहा था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन से क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो क्यूआरएस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसकी डीपोलराइजेशन का सिग्नल आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट इज टी वेव। अब ये टी वेव लास्ट वेव है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, अब देखो डीपोलराइजेशन हो गई 2 बार, अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन। अब रिलैक्सेशन होगी, अब होगी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स, रीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, 2 चीज़ों के मतलब याद रखने हैं, सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया कि क्या होता है पूरा। अब क्या है कि ईसीजी की फुल फॉर्म में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका है ही थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ी सी इसकी डेफिनेशन है। ईसीजी स्टैंड्स फॉर, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 2 चीजें हैं, एक ग्राम है और एक ग्राफ है। ईसीजी है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो भी हो रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्डियक साइकिल है। जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जिसका सब ठीक ठाक है, उसका नॉर्मली ऐसा ही ग्राफ हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई बीमार है, किसी ने तेल वाला खाना ज़्यादा खा लिया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, या हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये वेव पी वेव बड़ी हो सकती है, पी वेव छोटी हो सकती है, फ्लैटन हो सकती है, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा ऊपर एलिवेट हो सकता है या नीचे आ सकता है। टी वेव कम ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, अगर हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है। इससे पता चल जाता है कि हार्ट की हेल्थ कैसी है कि हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ग्राम का मतलब ग्राफ है। ग्राम को बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं, ग्राम को लिख के आ जाते हैं कि वो मशीन है, लेकिन मशीन नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब ये ग्राफ है। और ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब है जो मशीन यूज की जाती है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा है बेटा, उल्टा याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा ईसीजी के बारे में, क्या क्या कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन आते हैं इससे, पक्का है क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, सीयूईटी यूजी हो, या तुम्हारे 12th के एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। अब देख लिया हमने कि ईसीजी क्या होता है। ईसीजी में एक चीज और है कि जो ईसीजी जब होता है ना, करते हैं ईसीजी, तो कैसे पता चलता है कहाँ कहाँ पर हम मशीन को यूज करते हैं, और मशीन से कहाँ कहाँ पर जो है लीड्स जो होती है वो हमारी बॉडी में अटैच होती है। देखो जैसे हम ये एक बंदा बना लेते हैं, कोई भी तुम में से है, कोई भी तुम में से एक ही है, तुम हो ये, और हमने ये बना दिया इसके हाथ, क्योंकि हमने इसको लेटाना है और हमें समझना भी है, तो हम इसको अभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं, ठीक। ये इसके पाँव, पैर हो गए ये इसके। अब देखो कहाँ कहाँ पर जो वो इलेक्ट्रोड है या लीड है, उसको कहाँ कहाँ पर हम लगाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तुम्हारे पेपर में आ सकता है। एक तो ईच रिस्ट में लगाएंगे इलेक्ट्रोड, एक ऐसे लेटा है बंदा, एक लीड यहाँ लगेगी, एक लीड यहाँ लगेगी, एक लीड तो लग गई दोनों ईच रिस्ट में, ठीक है। हर रिस्ट पर, हर कलाई पर एक लीड, यानी कि 2 लग गई एक एक पे, ठीक है।
और इसके अलावा कहाँ लगती है? स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो अब तो बहुत सारी इसकी वेरिएशन हो सकती है, 5 लीड लगा सकते हैं, 6 लीड लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये तुम्हारा हो गया दिल। और एक कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट एंकल में, ठीक है। एक इस रिस्ट पर, एक इस रिस्ट पर, और एक लेफ्ट एंकल में, यानी कि यहाँ पर लगा देते हैं एक एंकल में। इससे क्या होगा? ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो जो इससे जो मशीन अटैच्ड होगी, मॉनिटर यहाँ पर पूरी हमें दिख जाएगा कि PQRS वेव, और ये T। नॉर्मल होगा तो सही आएगा, नॉर्मल नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि ईसीजी में क्या कहाँ कहाँ पर यूज है। यहाँ पर एक होता है लेफ्ट एंकल में, ठीक है। तो यहाँ पर ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं या जो लीड होती है वो लगती है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। सुना है ना, बूढ़े लोग या जो एज्ड थोड़े होते हैं वो बोलते हैं यार बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया। असेंबली में कुछ बच्चे होते हैं जिनको खड़े करे ढें चक्कर आ जाते हैं। हम प्रेयर कर रहे होते हैं और हमको मन की शक्ति देना, और बीच में गिर जाते हैं वो धड़ाम करके। क्यों हो जाता है वो? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि खाना नहीं खा के आए, नाश्ता नहीं करके आए, है ना। तो वो बीपी लो होने की वजह से भी कभी कभी जो है लोग फेंट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, 50-60 के अराउंड, उसके बाद या उसके अराउंड बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। अब कैसा प्रेशर? ब्लड का अपना कोई प्रेशर है? किस पे? ब्लड के ऊपर प्रेशर है। जैसे तुम पर प्रेशर है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। क्या ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि ब्लड के ऊपर प्रेशर है? नहीं बेटा। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या? आप देखो, ब्लड फ्लो कर रहा है किसी ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, ठीक। अब जब इसमें फ्लो कर रहा है ना ब्लड, तो जो प्रेशर ये इसकी वॉल्स पर लगाएगा वो होगा ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड वेसल की डायमीटर फिक्स है, उसको इतने डायमीटर से ही फ्लो करना है। तो जो वो प्रेशर लगाएगा उसकी वॉल्स पे, वो होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड। सबको नोट करना है अपनी अपनी नोटबुक में, बिल्कुल नोट्स बनाने अच्छे से और याद करना है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल पे, ये अंदर, इसके अंदर बह रहा है, इसकी वॉल पे जो प्रेशर लगेगा वो होगा ब्लड प्रेशर। अब लेकिन फ्लूइड का अपना कोई प्रेशर थोड़ी ना होता है, अपना कोई प्रेशर होता है। ये प्रेशर आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? ये ब्लड वेसल्स होती है, ये कनेक्टेड होती है तुम्हारे हार्ट से। तुम्हारे वाला हार्ट हम बना देते हैं अभी समझने के लिए। ये तुम्हारे वाला हार्ट है, इस हार्ट से कनेक्टेड होती है हमारी ब्लड वेसल। तो जब वेंट्रिकल की वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर से ब्लड जाएगा ना, वही प्रेशर यहाँ जाता है, वेसल पे लगता है, और उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं? तुमने देखा है किसी ने? वो एक यहाँ पर पट्टा लगाते हैं और फिर ऐसे पंप करता है डॉक्टर, और फिर स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है ना। वो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। उस डिवाइस को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी ने स्टेथोस्कोप अगर बोला है ना, तो वो खड़े हो जाए अपने अपने टेबल पे, अपनी अपनी चेयर पे खड़े हो जाए, बस। क्या होता है वो? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप नहीं होता है, ठीक है। अब ये हो गया ब्लड प्रेशर में किससे मेजर होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। यूजुअली जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए? ब्लड पे प्रेशर लग रहा है, हमें पता है हार्ट से आ रहा है। अब वो दो तरह का प्रेशर हो सकता है। एक हो सकता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब तो प्रेशर आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन जब वो रिलैक्स करेंगे
तब भी बच्चों, तब भी प्रेशर आएगा, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको हम ले लेते हैं 120 mm पर Hg। ठीक, और नॉर्मली हमें ये होता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में। और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mm बाय Hg। ठीक है, तो तुमने देखा होगा ना 120/90, यही होता है वो 120/90 सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि 120/90। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल बीपी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर समय नॉर्मल ही रहे। कैसे बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ गया, प्रेशर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ गया या फिर डायस्टोल बढ़ गया, इन दोनों में से जो प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी भी हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं ये हो गया 140, ठीक है, और मान लो ये हो गया 100, तो ये क्या हो जाएगा? रेंज हमारी इसकी वेरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इतना नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें फ़र्क है तो बेटा कुछ दिक्कत है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? हाइपर टेंशन। ठीक है, अगर बीपी बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाइपर टेंशन, यानी कि बीपी इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अब। ठीक, तो और जो हाइपर टेंशन है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है। और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? 3 ऑर्गन्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है अगर हाइपर टेंशन हो गया ना। अगर बेटा बीपी तुम्हारा बढ़ गया, यानी कि क्या टर्म हम यूज़ करते हैं बीपी बढ़ने के लिए? हाइपर टेंशन। अब अगर हाइपर टेंशन हो गया तो मेजरली 3 ऑर्गन जो है हमारे, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हार्ट ही हो गया। हार्ट तो होगा ही, क्योंकि बीपी एसोसिएटेड ही किससे है? दिल से एसोसिएटेड है ना। तो एक हो गया हार्ट। इसके अलावा ब्रेन पे असर डालेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो सकता है? ब्रेन में कोई नस फट सकती है, बोलते हैं ना, कोई ब्लड वेसल ब्रेन में फट सकती है। तो हार्ट पे असर डालेगा सबसे ज़्यादा, ब्रेन पे डालेगा, और बच्चों तीसरा किस पे डालेगा? किडनी। क्योंकि किडनी का भी सारा गेम किसका है? सारा गेम उसका भी ब्लड प्रेशर का है, क्योंकि ग्लोमेरुलस होता है उसमें, किडनी में एक चीज़ जिसमें छन्नी होती है, जिसमें से छन्न के वो फिल्ट्रेट बनता है हमारा। अब उसका भी रोल क्या है? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है वो भी। तो इन 3 ऑर्गन्स पर मेजरली जो है फ़र्क पड़ता है हमारी हाइपरटेंशन का या फिर बीपी का, अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो ये था ब्लड प्रेशर क्या होता है, किससे मेजर करते हैं। 2 तरह के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी प्रेशर आ रहा है, जब रिलैक्स करेगा तब भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो यही था हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर कर लिया है कार्डियक साइकिल हम कवर कर चुके हैं, नोडल टिश्यू हम कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम का मतलब ग्राफ, ग्राफ का मतलब डिवाइस, यानी कि जो मशीन जिससे यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा हमने लास्ट में देखा ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना समझ आया, हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या बस सिर्फ पढ़ के भूल गए, एक से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये सारे PYQs हैं पहले, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है नीट 2024 का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ठीक, अब देखो मैंने कहा था ना कि ये जो ECG हमने पढ़ा था, एक ना एक क्वेश्चन उससे पक्का है हर एग्जाम में। देखो ये आ गया ना क्वेश्चन एक। ठीक है, तो इसको तुम्हें मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। P वेव, हम यहाँ पर अपनी एक वेव बना लेते हैं। ये हमने बना ली P वेव, ये हमने बना ली QRS, और इसके बाद हमने एक बना ली T वेव। तो सबसे पहले लिखा है P वेव। P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली
साइलेंट, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो पी वेव किसको करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, यानी कि ए का हो गया थर्ड। ठीक, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले पी वेव यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस एक साथ ले लिया पूरा, किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बी का हो गया हमारा 2। सॉल्व कर रहे हो ना सबको अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। तो ये हो गया बी का सेकंड, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब लास्ट बचा है टी वेव। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी कि सी का हो गया हमारा फोर्थ। अब बचा क्या? डी, यानी कि टीपी गैप का मतलब क्या हुआ? टी के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो टीपी गैप का मतलब क्या हो गया? टीपी, अब ये सिर्फ इतना ही थोड़ी ना एक ग्राफ आएगा, ये बार बार कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। जितनी बार कार्डियक साइकिल होती रहेगी ये वाली वेव दोबारा 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 कंटिन्यू होती रहेगी, दिखता रहेगा मॉनिटर में। तो टी के बाद दोबारा कौन सी वेव आएगी? दोबारा शुरू होगा ये ग्राफ, पी शुरू होगा, है ना। टी के बाद फिर से आगे पी वेव आएगी। तो टी और पी के बीच में जो गैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कि हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। ठीक है, कोई सिग्नल अभी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो हो गया टीपी गैप। तो देख लेते हैं कौन क्या हमारा आंसर होगा। टीपी गैप का हो गया 1, तो ए का 3 तो सिर्फ इसमें ही है, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। तो ये हमारा ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर्स यूज अ स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन। कौन सी होती है बेटा सेकेंड साउंड? 2 साउंड, कौन कौन सी? लब एंड डप। तो ये जो सेकेंड साउंड है डप साउंड, ये कब प्रोड्यूस होती है? एवी वॉल्व ओपन अप, ओपन होने से तो कभी कोई साउंड ही नहीं प्रोड्यूस होती, साउंड तो सिर्फ क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। तो ओपन और कहाँ कहाँ पर है क्या? कहीं ओपन, इसमें ओपन था, ये तो गलत हो गया। वेंट्रिकुलर वॉल्व वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन द ब्लड फ्रॉम एट्रिया। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, उसकी वजह से क्या ब्लड की वजह से साउंड होती है? नहीं, ये भी गलत। सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज, क्लोज होने से तो होती है। डाउन आफ्टर ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा वेसल्स में तो एवी कौन से वॉल्व? सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि वो वेसल से वापस ना आ जाए। क्या उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? सही बात है ना, सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने से ही डप साउंड प्रोड्यूस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं ना। तो एक एक पॉइंट, कुछ भी चीज ऐसे नहीं सोचनी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सब कवर करना है। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, सबको पता है एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द लब साउंड, डप साउंड तो आ चुकी है, अब ये फर्स्ट हार्ट साउंड, लब के बारे में बात कर रहे हैं। द लब साउंड ऑफ हार्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? 2 साउंड थी, लब पहली साउंड, डप दूसरी साउंड। डप प्रोड्यूस हो रही थी कब? जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो रहे थे। ये प्रोड्यूस हो रही थी जब एवी वॉल्व क्लोज हो रहे थे, यानी कि सिर्फ क्लोज होने से ही साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन कब प्रोड्यूस होगी? एवी वॉल्व क्लोज होंगे कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रिया रिलैक्स करेंगे तब क्या काम है? तब तो वॉल्व ओपन होंगे, तब तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जॉइंट डायस्टोल, सारे ऑर्गन रिलैक्स कर रहे हैं तब भी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ना रिलैक्स स्टेट में, तो भी एवी वॉल्व ओपन होंगे। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ओपन ही होंगे वॉल्व। क्या हो गया सही आंसर? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड वेसल में जाएगा, और ताकि ये वापस एट्रिया में ना जाए तो सेमील्यूनर, तो जो हमारे एवी वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक, अब ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, फिर से आ गया, देखते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये है हमारा नोडल टिश्यूज से ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें बताना है कि स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट, किस किस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, कहाँ पर?
पेस मेकर कौन था? राइट एट्रियम के राइट वॉल पर कौन सा प्रेजेंट था? एसए नोड। एसए नोड से कैसे इम्पल्स कंडक्ट होती है पूरे हार्ट में, तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले एसए नोड, एसए नोड से जाता है छोटे भाई के पास एवी नोड, फिर हमने देखा था एवी बंडल जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हैं, ठीक, बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा था? परकिंजे फाइबर्स। तो यही हमें बताना है कि किस किस तरह से कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। सबसे पहले आ जाएगा एसए नोड, ये ई, फिर एसए नोड से जाएगा एवी नोड, फिर एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से जाएगा कहाँ पर? बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में जाएगा परकिंजे फाइबर्स। तो देखो ECADB कहाँ है? ECADB, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना सबसे? अगर हो रहे हैं तो मतलब समझ आ गया, नहीं हो रहे हैं तो मतलब बेटा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। रिपीट करो वीडियो को, दोबारा देखो और समझो अच्छे से। ठीक, फिर से हार्ट साउंड से क्वेश्चन है नीट 2024 का। लब साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय दी, फिर से आ गया कि कहाँ से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। लब फर्स्ट साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। ये तो हमें पता है कि साउंड वॉल्व के क्लोज होने से ही प्रोड्यूस होगी। तो ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओपनिंग से तो कोई साउंड आती ही नहीं है। ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, ओपनिंग से कोई साउंड नहीं आती, क्लोजर से ही आएगी। दो हैं क्लोजर के। पहली साउंड किसके क्लोज होने से आती है? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से आती है, क्योंकि एट्रिया से गया ब्लड वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में गया तो फिर क्या होगा? एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और उनके क्लोज होने से साउंड आएगी लब साउंड। ठीक, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को हम एक साथ क्या बोलते हैं? एवी वॉल्व। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल के बीच में, और एक है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन? क्या हार्ट रेट होगा पर्सन का इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर? अब देखो कार्डियक आउटपुट क्या बताया है? 5 लीटर, यानी कि हम इसको ml में ले लेते हैं, 5000 ml। ठीक, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml। ब्लड वॉल्यूम 100 ml, लेकिन कब? एंड ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन दी वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी कि ये क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, EDV है ये। एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml, और 50 ml हमें क्या दिया है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमें दी है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला था हमें पता है? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला था स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। अब हमें इसमें निकालना क्या है? हार्ट रेट ही हमें फाइंड आउट करना है ना? तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हार्ट रेट निकाल देंगे, पर हमारे पास हार्ट रेट है नहीं, और कार्डियक आउटपुट हमें बताया है 5000 ml, और इसके बाद हमें स्ट्रोक वॉल्यूम पता नहीं है, पर हमें निकालना होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमें कितने दिए? 100 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी दी है? 50 ml। तो 100 माइनस 50 इज 50 ml, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी आ गई? 50 ml। और हार्ट रेट हमें निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा हार्ट रेट 5000, यहाँ 50 नीचे चला गया, ये आ गया हमारा हार्ट रेट। कितना आ जाएगा हार्ट रेट? डिवाइड करके कटवट करके कितना आ जाएगा? 100 ml। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन है। ये देखो 100 बीट्स पर मिनट, ये आ गया हमारा हार्ट रेट। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे से हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं है, वो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद करके जाने और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है बार बार। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का हमारा पूरा टॉपिक, जो कि अब हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।